हेलो, वेलकम एंड नमस्कार, वणक्कम। लास्ट चैप्टर ऑफ क्यूरियोसिटी जो कि है आपकी सीबीएसई क्लास 6 की विज्ञान की बुक साइंस। ओके, तो इसका 12वां चैप्टर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सारे के सारे 11 चैप्टर्स इससे पहले हमने कर दिए हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विच इज द लास्ट चैप्टर विच इज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोले तो जो पूरे सितारों की दुनिया है पृथ्वी से ऊपर, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड अ टेलीस्कोप। मैं पिछले 1 घंटे से मेरे घर पे एक छोटा सा टेलीस्कोप होता था, उसको ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां रखा है। ओके, आई डोंट नो इफ आई गिफ्टेड इट टू समबडी, याद नहीं है, बट वी हैड अ नाइस लुकिंग छोटा सा टेलीस्कोप, वो मिल नहीं रहा। आई थॉट आई विल शो इट टू यू। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ टेलीस्कोप, जिससे कि आप सितारों को देख सकते हैं। आई विल टेल यू समथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैं क्लास 12 में था, my physics project in class 12 was on astronomy because हमारे जो सर थे अनिल सर, he was very interested in astronomy. So 3 of us, me, Suman, who was our school head girl, and Binasha, who is a top lawyer in Delhi right now, हम तीनों ने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर प्रोजेक्ट किया था क्लास 12 में। सो मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी रुचि है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स कॉल्ड बियॉन्ड अर्थ। सो नाउ शुरुआत होती है एज यूजुअल कहानी से कि नुब्रा लद्दाख में, लद्दाख मालूम है ना, पहले जम्मू और कश्मीर का भाग था। नाउ ऑफ कोर्स अभी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में उसको बांट दिया है। अभी शायद फिर से स्टेटहुड मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को। सो नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। 11-year-old गर्ल यांगडोल एंड अ ट्विन ब्रदर डॉरजॉय लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। सो लद्दाख के नुब्रा में यांगडोल और उसका जो भाई है, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है, जुड़वा भाई है, डॉरजॉय, वहां के एक गांव में रहते हैं। ओके, तो ये नुब्रा की तस्वीर है। उनको ऑब्वियसली दैट प्लेस दे लव बिकॉज ऑफ द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। जिस तरह का वातावरण वहां पर होता है, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं जिसमें कि बर्फ रहती है। बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई। सबसे उनको अच्छा लगने वाली चीज वो है कि रात का आसमान, आकाश, क्योंकि उस समय पर वो अलग अलग तरह के सितारों को देख पाते हैं। बिकॉज द एंटायर स्काई इज लिट अप विद थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। हजारों सितारे उनको आसमान पर, आकाश में उस समय दिखते हैं। और इसका कारण क्या है? अगर आप अपने जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर आप आकाश को देखें रात को, आप पाएंगे या तो बादल होंगे, या तो जो प्रदूषण, द पोल्यूशन वुड बी सो मच कि आपको सितारे ठीक से दिखाई नहीं देंगे। बिकॉज जो पोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाके एक तरह का स्मॉग फॉर्म करता है, जिससे कि आपको आसमान क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा। लेकिन लद्दाख में, जहां पर किसी भी तरह की फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो वहां पर इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। देयर वोंट बी दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। सो द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। वहां पर बादल नहीं पाए जाएंगे, विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। नाइट आफ्टर नाइट यांगडोल एंड डॉरजॉय ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस द इमेंस सेंस ऑफ ऑ। ऑ का मतलब अचंबा। अरे वाह, क्या सितारे हैं इतनी दूर, लेकिन हमको अभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह दिख रहे हैं। सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द स्काई फ्रॉम ए वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख। सो यहां पर उनको आसमान पर ये पूरा कुछ दिखाई पड़ रहा है। ओके, नाउ growing up, Yangdol and Dorjoy have been hearing interesting stories about stars from their elders. So उनके जो बड़े थे वो उनको कहानी सुनाते थे सितारों के बारे में। They have heard about particular stars in the clear skies helped the caravans passing through Nubra and finding direction in ancient days. What does this mean? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि how is it that particular stars in the clear skies help people travel? Because पहले के समय पर जब मैग्नेटिक कंपास वगैरह नहीं था, जिसके बारे में हमने मैग्नेट वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक कंपास नहीं था तो हमको ये पता नहीं था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये मालूम नहीं चलता था। तो ये पता करने के लिए व्हाट ट्रैवलर्स वुड डू इज टू लुक एट द स्काई। ओके, एंड स्काई में उनका ये होता था, ओके, ये सितारों का फॉर्मेशन हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। सो दैट वुड बी सम काइंड ऑफ अ ट्रैफिक लाइट, सम काइंड ऑफ एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। तो सितारों से पुराने जमाने में यात्री जो थे
वो उसके हिसाब से, उसकी मदद से अपने अपनी दिशा को ढूंढते थे। ओके, कि किस डायरेक्शन में जाना है वो सितारों से पता चलता था। इजंट इट वेरी फैसिनेटिंग? तो ये उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने बताया है। बुजुर्गों ने फरमाया, they wonder how far away and how big the stars are. They also enjoy trying to find some patterns among the stars. और ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, बिकॉज जो पैटर्न्स होते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है, मेरे को अपने प्रोजेक्ट की बहुत याद आ रही है। हमारे प्रोजेक्ट में वही था कि पैटर्न्स बनाओ, एंड पैटर्न्स हाउ दे चेंज ओवर 15 डेज। तो ये 15 दिन का, तो हर 15 दिनों के लिए, 15 रातों के लिए मैं ऊपर छत के ऊपर जाके ऊपर देखता रहता था, एंड टू कीप ड्रॉइंग द नोटिंग। सो लेट्स से फर्स्ट को इतना है, 7 को ये तारीख है, 10 को ये है, 15 को ये है, तो यू सी वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज ओवर 15 डेज। दैट वाज व्हाट द प्रोजेक्ट वाज अबाउट। ओके, तो ये तो हो गया। तो नाउ आपसे कहा गया है कि आप ऊपर देखिए कि आपको कोई पैटर्न नजर आता है या नहीं। तो अगर आप में वो पेशेंस है तो आप ये कर सकते हैं एटलीस्ट 3-4 रातों के लिए। 1 घंटा अराउंड 9 o'clock to 10 o'clock आप ऊपर स्पेंड कर सकते हैं छत के ऊपर। ओके, नाउ अगर हम आते हैं स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के ऊपर। ओके, तो मैं आपको अभी थोड़े से नोट्स दिखाता हूं जो मैंने बनाए हैं इस चैप्टर के लिए। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछा जाए, why was recognizing patterns of stars useful to travelers? Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. Before the arrival of modern technology, or even before the invention of the magnetic compass, it helped people, particularly sailors मतलब जो समुद्र में होते थे, या travelers on land, in finding directions at sea or on land. It is still used in emergencies as a backup method. कि अगर आप डेजर्ट में चल रहे हैं या आप समुद्र में हैं, आपका मैग्नेटिक कंपास खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? ये थोड़े बोलेंगे कि मेरा मैग्नेटिक कंपास खराब हो गया तो मुझे नहीं मालूम है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहां पे है। नो, then you will try to do it with the help of the stars. Okay, so that is the second thing which you need to know is what is a constellation, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। A constellation is a group of stars. Okay, ये वाला जो शब्द है, फ्रेज है, ये इंपॉर्टेंट है कि it is a group of stars that form a recognizable pattern. Okay, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये इस जानवर की शक्ल की तरह दिख रहा है। दैट्स हाउ दे बेसिक, और ये मैं बताऊंगा आपको। तो आप एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना सके एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। सो ये डेफिनेशन प्लीज याद रखिए। ऑफन रिजेंबलिंग एनिमल्स, mythological figures ki, oh, this looks like Ganesha, this looks like Hanuman. I'm just giving a random examples. Okay, so you find some mythological figures or objects कि ये लगता है ये एक ग्लास की तरह दिख रहा है, एक टम्बलर की तरह दिख रहा है, कुछ भी। ओके, these patterns are typically used for navigation, यानी कि रास्ता ढूंढने के लिए, टाइम कीपिंग कि कितना समय हो गया होगा, एंड स्टोरी टेलिंग अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। और इसके अराउंड काफी सारी कहानियां भी हैं। ध्रुव तारा के बारे में एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। अगर आप ध्रुवा के बारे में, मेरे पास उसकी अमर चित्र कथा हुआ करती थी, तो ध्रुवा सितारा कैसे बना उसके बारे में एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, वो आप जरूर पढ़िएगा। ओके, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस 88 कॉन्स्टलेशंस। ये नंबर आपको जानना जरूरी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अनुसार देयर आर 88 group of stars, constellations, group of stars, okay, which divide the sky into 88 specific regions. Examples include Orion, ये मेरा favorite होता था, इसको recognize करना सबसे आसान है, okay, which is in the form of a hunter, एक शिकारी की तरह. Then there is Ursa Major, which is like in the form of a भालू, and Leo the lion, okay. तो ये major, ये काफी आसानी से आपको आसमान पर दिख जाते हैं। ओरायन मतलब एक लाइन में होते हैं सितारे। ओके, नाउ वो मैं अभी बताता हूं इसके आगे। ओके, ओके, अभी यहां पर चलते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। सो एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स, है ना। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट. Some group of stars appear to form patterns which are like shapes of familiar things. Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors. पहले खेत पे चारपाई पे लेट के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया,
ऊपर इस तरह से देखते थे। तो एक तरह का पास टाइम होता था कि सितारों की दुनिया को देख रहे हैं। ओके, मेनी कल्चर्स हैड नेम्स, तो उसके अकॉर्डिंगली दे वुड आइडेंटिफाई द स्टार पैटर्न्स विद एनिमल्स और कैरेक्टर्स इन स्टोरीज। तो इस तरह की काफी कहानियां भी बनने लगी। एक दादा या दादी जी अपने पोते या पोती के साथ बैठे हैं, तो सितारों के अराउंड यू कैन मेक स्टोरीज। इनफैक्ट जब हमने घर को व्हाइट वॉश किया था, सो द पेंटिंग गाय ही सेड मैं सीलिंग के ऊपर वो रिफ्लेक्टिव इससे लाइट से सितारे बना देता हूं। सो इन माय डॉटर्स रूम यू हैव stars and planets and different constellations etc, moon etc on the sky. So जब लाइट पूरी बंद कर दो तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है। इट लुक्स एज दो इट इज द स्काई ऑन द रूफ। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ओके, तो अगली बार अपने घर में करना तो गिव दिस आइडिया टू द पेंटिंग गाइड। ओके, so recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the older times. I have told you about this before the ये सब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। In earlier times, groups of stars forming patterns were called constellations. Currently, the regions of the sky, including this group of stars, patterns are more prominent. ये सब मैंने बता दिया, जो 88 वाले हैं यहां पर बता दिया। And this is defined by the International Astronomical Union. इसको IAU बोलते हैं। इस नाम को आप याद रखना कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कि ये स्टार को इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ये इस कॉन्स्टेलेशन में आता है। ये सब डिसाइड करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, नाउ कुछ कॉन्स्टेलेशंस को फिगर 12.3 में दिखाया गया है। नाउ दीज आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस। नाउ ऐसा नहीं है कि अगर 3 सितारे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में एक लाइन भी है आसमान पर, नहीं, वो हमने बनाई है ताकि हम किसी तरह का एक फिगर बना सके जिससे कि उसको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। ओके, तो ऐसा मत समझे कि आसमान पर वो लाइनें भी बनी हुई हैं। ओके, ओरायन कॉन्स्टेलेशन जो है वो ऑफन रिप्रेजेंटेड, जो यहां पे लिखा है ना, ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, often represented as a hunter. There are 3 stars in the middle which represent the belt of a hunter, कि उस शिकारी का बेल्ट की तरह दिखता है। And some people imagine that the hunter Orion followed by his dog which is Canis Major। ये सभी नाम थोड़े से याद रख लीजिए। तो उसके साथ में एक कुत्ते की शेप में एक और कॉन्स्टेलेशन है जिसको कहते हैं कैनिस मेजर। कैनिस क्यों? बिकॉज जो डॉग को, कुत्ते का दूसरा नाम क्या होता है मालूम है? कुत्ते को क्या बोलते हैं मालूम है? कैनाइन एनिमल। स्पेलिंग है CANINE। ये एक नया शब्द मैं बता रहा हूं। ये कुत्तों को बोलने के लिए वी कॉल देम कैनाइन एनिमल्स। ओके, और वी जस्ट से दैट कैनाइन आल्सो। तो कैनाइन से आया कैनिस मेजर। ओके, तो ये वाला कैनिस मेजर जो कि कुत्ते की शेप में है। सो कैनिस मेजर contains a star Sirius which is the brightest star in the night sky। तो ये आप देख रहे हैं, ये हो गया ओरायन। ये वाले जो 3 लाइन्स है ना, आप आसमान में आज रात को जाके देखिए, आपको मिलेंगे ये 3 स्टार्स। ये सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए बिकॉज ये एक लाइन में होता है। ये बीच की जो पिंक कलर है ना, ये लाइन आपको नहीं दिखेगी, वो लाइन आपको बनानी है तो कि आपको दिखेगा कि ओके ये तीनों एक ही लाइन में है। और उसके बाद विद दिस thing you can make it like this looks like a hunter, कि ये आदमी जो है ये तीर कमान है, ये बो है, ये एरो है। ओके, तो ये एक तरह का हंटर है। ओके, कि ये उसका बेल्ट है, बीच में उसने बेल्ट पहना है, ये उसका हाथ है और हाथ में उसका तीर कमान है, ये उसकी टांगे हैं, ये उसका सर है। सो दिस इज ओरायन, लुक्स लाइक अ हंटर लाइक दिस। ओके, दिस इज द शेप ऑफ इट। अब मेरे पीछे यहां पर ओरायन के पीछे यहां पर एक और है विच इज कॉल्ड अ कैनिस मेजर, यानी कि ये कुत्ते का मुंह, ये कुत्ते के पैर, ये पूंछ, ओके, ये कुत्ते की बॉडी। सो इसको कहते हैं कैनिस मेजर। और इसमें जो बीच में जो सबसे ब्राइटेस्ट सितारा है उसको कहते हैं सीरियस। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। सो कैनिस मेजर के बीच में है सीरियस, उसके आगे है ओरायन जो कि बेल्ट है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ हंटर। आई हैव नाउ टोल्ड यू व्हाई वी आर डिस्क्राइबिंग। आप दिख रहे हैं ना, ये कुत्ते की शेप में है, ये हंटर की शेप में है। और ये दूसरा एक और हुआ जिसको कि टॉरस कहते हैं। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक ए रॉकेट विच इज कमिंग डाउन, टॉरस कहते हैं। So the red lines indicate the patterns of stars while the green lines indicate the regions of the sky। तो ये जो green lines हैं ये उस आसमान के अलग अलग regions हैं। ओके, तो ये पैटर्न हो गई
कॉन्स्टलेशन के। ओके, नाउ यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हिंदी के जो हमारे संस्कृत या हिंदी के जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो सीरियस है, दिस इज सीरियस कैनिस मेजर में, इसको रोहिणी बोलते हैं, जो तारा रोहिणी है। इसको कृतिका बोलते हैं। आप में से कई लोगों के जो नक्षत्र वगैरह होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वगैरह होते हैं ना, उस तरह से ये होता है। तो इनफैक्ट माय मदर्स नक्षत्र इज रोहिणी। ओके, so the Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars like Adra या कृतिका, a group of this thing, और रोहिणी। तो ये तीनों स्टार्स का नाम यहां पर दिया है। ओके, now two distinct patterns of stars, the Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure 12.4। ये वाला, ये दूसरे हैं, बिग डिपर और छोटा डिपर। ओके, और यहां पर है ये पोल स्टार। ओके, तो ये बिग डिपर है, ये स्मॉल डिपर, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। ओके, विच द पोल स्टार और पोलारिस, विच इज पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर, इज ऑल्सो कॉल्ड। ओके, द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर हमको नॉर्थ पता करना है तो वी विल हैव टू सी कि पोल स्टार कहां पर है, बिकॉज वो एक ही जगह पर रहता है, वो घूमता नहीं है। ओके, सो द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, बाय द लिटिल डिपर इज इन द constellation Ursa Minor, major, minor, तो big, major, small, minor, okay, little dipper, minor. In India the big dipper is known as Saptarishi, ये आपने नाम सुना होगा Saptarishi, which is because there are 1 2 3 4 5 6 7 stars are there, तो इसको Saptarishi कहते हैं। and the little and the pole star is known as the ध्रुव तारा। जो मैंने बोला ना, ध्रुव करके एक लड़का था जो कि आई थिंक विष्णु भगवान का भक्त था, तो उसको हमेशा के लिए एक सितारा बना दिया, सो दैट ही विल ऑलवेज बी देयर एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार। सो दैट्स व्हाई उसको पोल स्टार कहते हैं हिंदी में, या इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में उसको ध्रुव तारा कहते हैं। ओके, ये ध्रुवा की स्टोरी आप जरूर पढ़िए, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस स्टोरी। अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन, जैसे मैंने अभी ध्रुव तारे की स्टोरी बताई, many forest dwelling communities or tribes in India have also their own stories about them. For example, the 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle, जैसे मैंने अभी दिखाया सप्तऋषि में, are viewed by tribes in central India as the grandmother's cot, यानी कि दादी की चारपाई की तरह दिखती है करके। Okay, so different people can interpret it differently. उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, अलग अलग आदिवासी हो या जो भी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल हो, कम्युनिटीज हो, वो उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, विद द 3 thieves, अदर thieves, सो बाकी 3 हैं, वो 3 चोर हैं जो कि इस चारपाई को चुराने के लिए आ रहे हैं। ओके, जो मछुआरे हैं जो कि कोंकण कोस्ट में, यानी कि गोवा के आसपास के कोस्ट में, दे इमेजिन दैट द 4 stars आर ए बोट, कि वो एक नाव है विद द लास्ट 3 stars एट द नेक ऑफ द बोट, कि वो बोट की गर्दन है। तो डिफरेंट पीपल, एज आई सेड, इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। ओके, नाउ इफ इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, कि अगर आसमान में बिल्कुल भी बादल आपको ना दिखे, ओके, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजिबल इन द स्काई, तब आपको ज्यादा सितारे दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो जैसे मैंने कहा, आसमान क्लियर नहीं रहता है और सिर्फ कुछ ही सितारे आपको रात के आकाश में दिखते हैं, बिकॉज इट इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। ओके, तो लाइट पोल्यूशन को क्या कहते हैं, ये हो गया कॉन्स्टलेशन का थिंग। एक्सप्लेन द कॉन्स्टलेशन ओरायन, ये आप पढ़ लीजिए, कि ये मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस, एंड व्हाई इज दिस थिंग, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट, ध्रुव तारा, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब हम आते हैं लाइट पोल्यूशन पर। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? लाइट पोल्यूशन रेफर्स टू द एक्सेसिव एंड इंट्रूसिव मतलब जो कि बीच में इंटरफेयर करे, कि बीच में कहीं पे जबरदस्ती घुस जाए। ओके, तो उस तरह के लाइट को लाइट पोल्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ये कैसे? स्टेडियम पर फ्लड लाइट्स हो, ट्रैफिक लाइट्स हो, स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट हो, वो सभी एक तरह का लाइट पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ओके, इट अफेक्ट्स द नेचुरल डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई। तो इससे जो एक अंधेरा जो नाइट स्काई में होता है, उस पर
इंपैक्ट होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, एंड इट डिस्टर्ब्स, वो एक तरह से डिस्टर्ब करता है जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो आसमान पर देखना हो। अगर बड़ी हाइट पर इतनी सारे लाइट्स हो तो आपको आसमान क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा। ओके, लाइट पोल्यूशन रिड्यूसेस आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। तो ये आपको लिखना पड़ेगा लाइट पोल्यूशन पर और उसका क्या इंपैक्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंसर लिखेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। वेयरएज अगर आप गांव में जाएं जहां पर लेस लाइट पोल्यूशन है, लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज व्हिच मे ब्लॉक योर व्यू। ओके, तो ये होता है शहरों में, लेकिन अगर आप गांव में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसमान ज्यादा सफाई से दिखेगा, ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्सपीरियंस। नाउ लाइट पोल्यूशन ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा अभी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वी आर हैविंग टू क्रिएट डार्क एरियाज फॉर डार्क स्काइज फॉर रिसर्च। ऐसी जगह पर उस तरह के लेबोरेटरीज लगाए जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज, जहां पर एक तरह से ज्यादा अंधेरा हो, लाइट पोल्यूशन ना हो, जिससे कि जो जितने भी वैज्ञानिक हैं ऊपर के आसमान को ठीक से देख पाए। ओके, तो ये पूरा काम रहता है कि हमको लाइट पोल्यूशन, जब भी बोलते हैं ना ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज्यादा शार्प लाइट्स मत लगाओ अपनी गाड़ियों में, राइट, उससे एक तरह से लाइट पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। Now, not all stars and constellations are visible from all places on Earth and all nights in a year. For example, the pole star is not visible from the southern hemisphere of Earth. तो पोल स्टार जो ध्रुव तारा है, अगर आप नीचे जाके सदर्न हेमिस्फेयर से देखेंगे तब आपको ध्रुव तारा नहीं दिखेगा। ओके, to identify a star or constellation, you need to know how a particular constellation looks like. जैसे ओरायन की बात हुई, कैनिस मेजर की बात हुई, है ना, बिग डिपर, लिटिल डिपर की बात हुई, तो आपको वो फॉर्मेशन कैसा है उसके बारे में जानना काफी जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्लीज गो एंड स्पेंड ए कपल ऑफ नाइट्स ऑन योर टेरेस टू सी। तो आपको जो प्रैक्टिकल देखेंगे उससे आपको इस चैप्टर को समझने में, एप्रिशिएट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ओके, to get familiar with the pattern of a constellation, you may use images like 12.3 and 12.4 to find out when and what portion. तो वो हो गया, जो पहले के जो फिगर्स थे उसको यूज करने की बात की गई है, so that if you use that you will be able to identify it much better. यहां पर एक डेफिनेशन दिया गया है स्काई मैप, जो कि एक ऐप है जिससे कि हम स्टार्स, कॉन्स्टलेशन और प्लैनेट्स को मोबाइल फोन्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा है, ये आपकी मदद कर सकता है। स्टेलेरियम इज अनदर सच ऐप। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलेरियम इज फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैज मेनी फीचर्स। तो ये आपको ये जानकारी दी गई है। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर आप आकाश को रात को आप देखना चाहें तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस स्टेप्स। ओके, दिस इज हाउ you see it. You can see this particular lady is explaining about the stars. Okay, so you have to go, these are all the activity, this thing, so which I will not go through. So in India, Orion is best viewed during the months of December to April after sunset. So look for it during that period. उसी टाइम पे मैंने भी प्रोजेक्ट किया था, I think जनवरी फरवरी में, हाँ जनवरी में। Three bright stars in a short straight line are located around the middle of Orion, imagined to be the belt of a hunter, which I've already studied. तो ये आपको लोकेट करने में मदद करेगा। Now after the star, सितारों के बाद अब हम चलते हैं सूरज की दुनिया में। ओके, ये तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये पहला लाइन जो है आप समझ लीजिए, जो सूरज है वो भी एक सितारा है, लेकिन अभी आप कहेंगे तो ये ब्राइटेस्ट स्टार तो इसको मानना चाहिए, वो सही है, लेकिन ये स्टार है, लेकिन ये अलग किस्म का स्टार है। ओके, इट इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू अस, इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। तो हमको जितनी भी ऊर्जा मिलती है, जो कि हमने हिंदी के चैप्टर लास्ट चैप्टर में पेड़ की बात में पढ़ा है, जिस तरह की सूरज की ऊर्जा से हमको मदद मिलती है, दैट इज ऑल्सो all credit goes to the sun. So this particular paragraph is very important, that how big is the sun, why does it look so small? So sun is about 100 times bigger than the earth. तो अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो सूरज हमसे 100 गुना बड़ा है। ओके,
it looks so small because it is very far off from the earth. The average distance between the sun and the earth is about 150 million kilometers. इस फिगर को प्लीज याद रखिए, 150 मिलियन किलोमीटर्स. This distance is also referred to as one astronomical unit, यानी कि 1 AU, which is used as a standard unit of measurement in astronomy to describe distances within our solar system. तो बाकी का डिस्टेंस वो AU के हिसाब से दिया जाता है. ओके, तो the sun produces heat and light and is the main source of energy on the earth. You can see this. How big is the sun? Yeah, I've already told you that. The distance के बारे में also I have told you. The sun being the brightest object and the source of light and heat on earth was elevated in most. तो इसको एक तरह से सूर्य भगवान की तरह मानते हैं. इसको एक भगवान का दर्जा दिया गया है हिंदू माइथोलॉजी में. The heat provided by the sun, which is why you see many people जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, you go and worship the sun also. जब आप तुलसी को आप पानी दे रहे हैं, you are also doing it in the direction of the sun, right? So you are also worshipping the sun god. So the heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. Sunlight is essential for plants, for animal life, for human beings. सभी के लिए सूरज काफी जरूरी पड़ता है. Okay, so because sun उस तरफ चला जाता है, तो that's why you are able to see the other stars. In the daytime you are not able to see any of the other stars because सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा रहती है. Okay, however the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger than the stars. As the stars other than the sun are much further away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger than our sun. During daytime, due to the extreme brightness of the sun, it is not possible to view the other stars, जो मैंने अभी बताया. So the star which is nearest to us after the sun is called Proxima Centauri. यानी कि सूरज के बाद जो सितारा हमसे सबसे करीब में है, उसका नाम है Proxima Centauri. ये नाम आपको याद रखना जरूरी है. ओके, it lies at a distance of 269,000 AU, which means कि इसकी जो दूरी है वो हमारे और सूरज की दूरी, जिसको कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से देखा गया है, इसकी दूरी उससे भी ज्यादा 269,000 टाइम्स. ऐसा नहीं कि 269,000 किलोमीटर ज्यादा है, नहीं, उससे 269,000 टाइम्स गुना ज्यादा है. ओके, सो दैट इज व्हाट इट मेक्स, बिकॉज हमारे और सूरज के बीच की डिस्टेंस को ही एक AU के रूप में माना जाता है. Now there are many more objects in the sky. Our Earth along with some of these objects and the sun together form our solar system. Many of these objects move around the sun. The movement of an object around the sun is called revolution. यानी कि आप उसके आसपास गोल चक्कर काट रहे हैं, उसको हम कहते हैं revolution. Okay, तो sun के बारे में पूरा हो गया. ये एक और है, which are the closest. The sun is the closest star. The star closer is Proxima Centauri. तो ये हो गया. Proxima Centauri is a red dwarf star. इसको एक लाल बौना स्टार माना जाता है, and it is much smaller and cooler than the sun. Okay, ये क्वेश्चन एक और दूसरा मैं सोचा कि why is, और शायद ये आगे आएगा, why is Venus hotter than Mercury even though it is farther from the sun? Because of its thick and dense atmosphere which it can trap heat and therefore temperature soars in on Venus. Mercury, however, has almost no atmosphere, so it quickly loses whatever heat it absorbs from the sun. तो Venus और Mercury के बीच में ये है. planets के बारे में जब हम आएंगे तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. अभी आगे हम चलेंगे planets की तरफ. Now, a planet is a large spherical object. Okay, 10 seconds का break लेता हूं मैं. A planet is a large, nearly spherical, यानी कि एक स्फीयर की फॉर्म में रहता है, एक गोल की तरह, that revolves around the sun. तो जितने भी planets हैं, 8 planets हैं, known planets, because अभी प्लूटो को हटा दिया है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न वगैरह. तो ये हो गए हमारे 8 planets which are moving around the sun. तो हमारा जो अर्थ है वो भी एक planet है, as it revolves around the sun as shown in figure 12.7. आगे आएगा. The Earth takes nearly 1 year to complete one revolution. Like the Earth, there are other planets that revolve around the sun. यानी कि
पूरे सूरज का एक चक्कर लगाने में हमको 1 साल का समय लग जाता है। और जब हम रोटेट करते हैं उसकी वजह से हमारा दिन और रात आता है। जब यहां पर दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, जब अमेरिका में दिन होता है तो यहां पर रात हो जाती है। तो ये होता है रोटेशन की वजह से, लेकिन पूरा सूरज का एक लंबा चक्कर काटने में हमको 365 दिन लग जाते हैं, 365 days. So while revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis. Okay, so one full rotation, earth takes 24 hours, which is why day and night, which is called a day. Like the earth, other planets also rotate about their axis while revolving around the sun. You will learn about this in the next grade. Okay, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया पूरा हमारा सोलर सिस्टम। ओके, ये पूरा सोलर सिस्टम है। तो बीच में है सूरज, उसके बाद ये पहला वाला आता है मरकरी। ये ऑर्डर आपको याद रखना जरूरी है बंधुओं, ये ऑर्डर याद रखिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए, उसका एक कोड बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। मरकरी हो गया, उसके बाद आता है वीनस, तीसरे नंबर पर हम आते हैं अर्थ। तो हमारी दूरी, हमारे सन और अर्थ के बीच में कौन से प्लैनेट्स हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन से हैं, तो आपके उसमें होगा वीनस, जुपिटर और सैटर्न। तो सही आंसर कौन सा होगा, वीनस होगा। तो इसीलिए ऑर्डर जानना जरूरी है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद आता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जहां पर हमने मंगलयान भेजा था, राइट, 2015 में। ओके, मंगलयान, बिकॉज आई हैड रिपोर्टेड ऑन इट, तो मुझे याद है वो मार्स। देन उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, जिसके कि इस तरह के रिंग्स भी हैं। आपको ये रिंग्स दिख रही है ना, ये सिर्फ सैटर्न के पास है इस तरह की रिंग। उसके बाद आता है यूरेनस और लास्ट में आता है नेपट्यून। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 प्लैनेट। तो आप पहले से MVEM, ये पहले 4 हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, MVEM ऐसे याद रखो। उसके बाद याद रखो JSUN। आप इस तरह से MVEM JSUN करके आप याद रखो ताकि आप ऑर्डर को ना भूले। ओके, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। नाउ The 8 planets in order, ये आपको बता दिया। The inner 4 planets near to the sun, ये चारों बता दिया, are smaller in size. They have solid surfaces with rocks on them, हमारे पृथ्वी पे जैसे हैं। From ancient times, various names have been given. मरकरी को बुधा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, जुपिटर को, शनि, सैटर्न को। बोलते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, तो मानते हैं कि वो सैटर्न प्लैनेट इतना दूर है, वो मेरे ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। दैट इज द बिलीफ, okay, in astronomical astrology. Now Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk and is called the morning star. इसमें काफी सारी चीजें याद रखने की हैं, तो इसको आप जरा ध्यान से याद रखिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल फैक्ट जो कि आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। सो वीनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या कहते हैं इवनिंग स्टार, इवन दो इट इज अ प्लैनेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसको कि स्टार कहते हैं, तो आंसर होगा वीनस, जिसको कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स रेड, बिकॉज उसके ऊपर रेड कलर का होता है काफी सारा, देयर इज द सॉइल इज रेडिश इन कलर, बिलीव टू हैव अ लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड मे बी। Then a large portion of the earth's surface is covered with water, so it appears blue, तो इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो इंडिया बोल रहा हूं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसको आप एक नोटबुक में अलग से लिख ले ताकि यू कैन रिवाइज इट अकॉर्डिंगली। जो JSUN जो है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, are much larger compared to the earth and are made of gases. These giant gaseous planets have large ring-like structures around them which are made of dust particles and rocky material. तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि उनके आसपास जो गैसियस मटेरियल है उसमें होता क्या है, तब आपको लिखना पड़ेगा डस्ट पार्टिकल्स एंड रॉकी मटेरियल होगा। ओके, सो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि ये फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किससे बने हुए हैं। ओके, Like Earth, all the planets get their energy from the sun. So sun ही है, सबको अपनी ऊर्जा देता रहता है। जो sun है, it is the main
source of energy for all the planets. Okay, so the further they are, so जितना दूर रहेंगे उतनी ही ठंड लगेगी उनको, ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा as compared to Mercury, Venus, Earth, Mars, etc. Okay, the presence of an atmosphere on a planet can trap heat, which can significantly change the temperature of a planet. That is why Venus, for example, is hotter than Mercury, although it is farther from the sun. वो आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ओके, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो. ओके, इसके मैंने आंसर भी लिखा है. व्हाई वाज प्लूटो? पहले प्लूटो को 9th प्लैनेट माना जाता था, लेकिन उसको बाद में प्लूटो को हटा दिया. वो क्यों हटाया? उसको डाउनग्रेड क्यों किया? उसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बनाया, यानी कि बोना प्लैनेट? क्योंकि when it was discovered it was called a planet, but later when similar more small objects were discovered, the International Astronomical Union in 2006 redefined the requirements of an object to be called a planet. As per this definition, these smaller objects including Pluto are now called dwarf planets, यानी कि बौने planet. So that's what, उसलिए प्लूटो को हटा दिया था. Okay, so that's what is written here. So among the planets, it is very easy to identify Venus, which is very bright. After the sun and the moon, Venus is the brightest object in the sky. तो सूरज और चांद के बाद, चंद्रमा के बाद, Venus is the third most brightest object. So Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen with the naked eye. Okay, हालांकि obviously you will see that as a spot and आपको identify करना भी आना चाहिए सभी को. Okay, they are so far away that they look like shining dots, just like stars. So obviously distinguish कैसे करें? The distinguishing this thing is that planet twinkle नहीं करते हैं, whereas stars twinkle twinkle little star. Okay, तो ये तो हो गया, और ये वीनस को देखने का तरीका आपको बताया है. तो इस तरह का टेलीस्कोप, ओके, इस तरह का टेलीस्कोप होता है. आई डोंट नो वेदर योर स्कूल हैज वन, बट अगर आपके शहर में कोई प्लैनेटेरियम है तो आप किसी सैटरडे संडे को जाके देखिए. इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग. It will be like Hyderabad mein there is the Birla Planetarium. There is a planetarium, very beautiful planetarium in Bengaluru. I know that, I've been there. In Delhi, of course, I think it's the Nehru Planetarium. तो इस तरह के planetarium काफी सारे शहरों में हैं. So please किसी weekend में जाके देखिए. You'll be very fascinated with what you see. या अपने स्कूल के टीचर को कहिए कि स्कूल की तरफ से एक एक्सकर्शन ले जाए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया. दैट्स अ गुड आइडिया. अपने स्कूल में साइंस टीचर से कहिए कि हमको प्लैनेटेरियम का एक विजिट ऑर्गेनाइज करने के लिए. ओके, सो यू कैन गो टुगेदर एज अ ग्रुप. तो ये तो हो गए ऑल द एक्टिविटीज विच यू कैन डू. नाउ उसके बाद हम आते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के ऊपर. तो हमने बात कर ली पूरे सोलर सिस्टम की, स्टार्स की बात कर ली, सन की बात कर ली, प्लैनेट्स की बात कर ली. अब हम आते हैं हमारे सैटेलाइट के बारे में. ओके, और सैटेलाइट का मतलब जो चंद्रयान मंगलयान भेज रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं. तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून. द मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट. सो दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स. मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स. तो हर प्लैनेट का अपना मून है. तो हमारा मून ये वाला मून है, चंद्रमा. So Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune have a large number of moons. उनके पास कई सारे मून्स हैं. हमारे पास एक अपना एक अकेला इकलौता एक ही चंद्रमा है. Okay, so the moon का क्या होता है? The moon's natural satellite, the Earth's natural satellite, the moon takes about 27 days to complete one revolution. So जिस तरह से Earth सूरज के अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से चंद्रमा अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है. और इस चक्कर को लगाने में हमको सूरज के अराउंड जाने में कितने लगते हैं? 365 दिन, 365 डेज. मून को एक चक्कर अर्थ के लगाने के लिए 27 दिन लगते हैं नॉर्मली. लेकिन होता क्या है? इट इज व्हाट हैपेंस इज दैट, सी द मून का डिस्टेंस इज 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और यहीं पर हमने चंद्रयान भेजा था. तो होता क्या है? इट इज अ नियरेस्ट नेबर इन स्पेस अनलाइक द अर्थ, बट इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर एंड आई विल टेल यू व्हाई. ओके, देयर आर हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून. हाउ बिग इज द मून इज कंपेयर्ड टू द अर्थ? द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर. द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक कॉल्ड क्रेटर्स. वहां पे काफी सारे खड्डे होते हैं. तो उसका जो साइज है वो हमसे 1/4 ही है. ओके, द मून का साइज अर्थ के मुकाबले इट इज 1/4. ये स्टेटिस्टिक्स आपको याद रखने की जरूरत है. ओके, ये वाला स्टैटिस्टिक भी आपको याद रखने की जरूरत है. सो
Most of these craters have been formed by the impact of asteroids. Asteroids are other objects जो कि पत्थर की तरह होते हैं, वो ट्र करके स्पीड विद अ लॉट ऑफ वेलोसिटी के साथ आके विद इंपैक्ट वो मून के सरफेस पे जाके गिर जाते हैं. ओके, तो उससे क्या है, इस तरह के खड्डे काफी सारे बने हुए हैं. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ खड्डे which have been formed there. So since there is no atmosphere on the moon, हालांकि पानी थोड़ा मिला है, these features stay on the moon surface for a very long time. So although the moon is very far, humans have sent spacecraft. ये तो हमको मालूम है, हमने चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 1, 2, 3, अभी 4 जाने वाला है, right? Similarly, USA and Russia and China have also done that. So Chandrayaan 1 was launched in 2008, Chandrayaan 2 in 2019, Chandrayaan 3 in 2023 और उसका विक्रम लैंडर वहां पर लैंड भी हुआ था. Okay, so it became the first country to land on the south pole of the मून. बाकी सब मेन जगह पे होते हैं, हम साउथ पोल पे जाके लैंड के वहां पर किसी भी देश ने लैंड नहीं किया था. और इसी वजह से अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाता है. इस चीज को, इस डेट को भी आप याद रखिए. चंद्रयान 4 अभी यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इट इज नाउ बीइंग प्लान्ड ऑन, वी वांट टू गेट सॉइल एटसेट्रा फ्रॉम द मून. नाउ इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के ऊपर. ये क्या चीज है? Now the sun and the planets are nearly spherical in shape. There are many small objects in the solar system which are rocky. और ये बीच का एक पोर्शन है जो हमने actually I should have shown it to you. एक मिनट. अभी ये वाला जो है ना, यानी कि वीनस और अर्थ के बाद, ओके, अर्थ और इसके आगे यू सी दिस एंटायर बेल्ट जिसमें कि काफी सारे डॉट 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 दिखे, ये पूरा एस्ट्रॉइड बेल्ट है. और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट ही आके टकराता है. तो चूंकि ये अर्थ के पास है, इसलिए मून पर इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, so these are called asteroids. Many of these asteroids revolve around the sun in paths that lie between Mars and Jupiter. This region is called the asteroid belt. Occasionally asteroids pass very close to the earth. तो कभी-कभी यहां पर भी टकराते हैं. तो हम क्या करते हैं, अगर लगता है कि कहीं भूमि पर आने की कोई संभावना है, so with actually using weapons we can go and hit the asteroid ताकि वो समुद्र में जाके कहीं पे लगे. पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, वहां पर जाके कहीं पर गिरे, इंस्टेड ऑफ अगर वो कहीं भूमि पर गिरेगा तो उसका इंपैक्ट और उससे काफी सारी हानि पहुंच सकती है, काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो दिस इज अबाउट द एस्ट्रॉइड्स व्हिच आर एसेंशियली लार्ज रॉकी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, इन द सोलर सिस्टम. रॉकी ऑब्जेक्ट्स, ओके. द साइज ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर बिटवीन 10 मीटर्स टू 500 किलोमीटर्स. 500 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड भी हो सकता है. सो जस्ट इमेजिन, अगर 500 किलोमीटर की तरह का एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर कहीं पर आके गिरे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. इसीलिए कोशिश ये की जाती है, पता चलता है कि कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको शूट डाउन किया जाता है ताकि वो अर्थ पर आकर उसका इंपैक्ट ना हो. उसके आगे होते हैं कॉमेट्स. नाउ वी हैव हर्ड सीन विजिटर्स. नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाहर के रीजन से. दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट्स, यानी कि एक पूंछ की तरह होती है जिसकी तरफ से वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं. ओके, दे आर मेड ऑफ डस्ट, यानी कि मिट्टी, गैसेस, रॉक्स एंड आइस. सो इट्स अ very strange kind of a combination of different kinds of objects. As a comet approaches closer to the sun, its frozen material starts evaporating. This evaporating, जो frozen ice है, this material forms the tail of the comet और वो पूंछ की तरह निकल जाता है. जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है जैसे ही कि वो सूरज के पास आता है और वो एक पूंछ की तरह निकलने लग जाता है, जैसे आप यहां इस फोटो में देख सकते हैं. दिस इज अ कॉमेट और ये पूंछ की तरह निकल रहा है. कॉमेट्स अपीयर डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन एंड देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सी देम विद द नेकेड आई. आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी. Many comets have been found that revolve around the sun. These comets approach close to the sun periodically. However, there are a few comets that escape and go out to the solar system. और ये कहीं पर टूटकर गिर जाते हैं. वो बोलते हैं ना टूटता सितारा. ओके, कॉमेट हेलीज कॉमेट इज वेरी फेमस. ओके, सो उसके बारे में, तो वन फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट जो कि हर 76 ईयर्स में एक बार ही दिखता है. सो दिस इज द मोस्ट फेमस कॉमेट विच इज नोन. उसका लास्ट था 1986 में. सो अभी 1986 के बाद 76 ईयर के बाद ही नेक्स्ट हेलीज कॉमेट आपको
दिखेगा। ओके, तो ये हो गए, ये पूरा द सन इज अ स्टार। सो वी हैव जस्ट ये जो इंडियन ट्राइबल्स में होता है दिस थिंग, द कॉमेट्स को कुछ मानते हैं कि ये अच्छा लक लाता है, कुछ मानते हैं कि ये बुरा लक लाता है। सो बेसिकली ये रॉकी सर्फेसेस हैं, उनके अराउंड इतनी स्टोरीज जो बनती हैं, तो आई मीन इट्स एंटायरली up to different kinds of people. And finally we come to the Milky Way galaxy, which is the entire thing. This is our home galaxy, you know, इस पूरे इसको हम सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। सो दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा भी हम इंडिया में कहते हैं। ए गैलेक्सी हैज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, और सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, यानी कि सूरज बीच में 8 प्लैनेट्स और उसके जो डिफरेंट मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स वगैरह हैं, इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ एन आउटर स्पेस विच इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, सो ये पूरा जो है, हम छोटे से, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट लोग हैं इस पूरे सोलर ब्रह्मांड में, इस पूरे सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी में। वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट पीपल। ओके, सो दैट इज व्हाट how it is. So this is the Milky Way galaxy, and then the universe. Okay, the universe is the outer, is beyond the world. World is only about the earth. So the search for life has been directed mostly towards exoplanet, the planets discovered revolving around other stars in our galaxy. Till now scientists have not found any evidence of life. लेकिन हमको कहीं पर भी जिस तरह से अर्थ पर जिंदगी है, जीवन है, हमको कहीं और मार्स पर हो या वीनस पर हो, कहीं पर भी हमको लाइफ हमको नहीं मिली, या मून पर हो कहीं पर भी लाइफ नहीं मिली। सो प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड्स। इसका जो टेस्ट पेपर है वो मैं अलग से बनाऊंगा, ये तो लास्ट है। बट विद दिस आई हैव फिनिश्ड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ ऑल द 12 चैप्टर्स इन दिस। तो मैंने ज्यादातर हिंदी में समझाने की कोशिश की है। शुरू के थोड़े चैप्टर्स मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में किए थे, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ से ज्यादा मैक्सिमम हिंदी में की है। सो आई होप आप में से सभी लोगों को समझ में आया है। Those who understand it in English, I have put the notes so that you can refer to the notes to understand it better. Okay, that's what I have been trying to do it. तो I hope आपको पूरा समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा कि हर चैप्टर पर सैंपल टेस्ट पेपर्स अलग अलग से मैं बनाऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो जाए। ओके, आई विल ऑल्सो टेल यू द रेफरेंस बुक्स जो कि आपको खरीदनी चाहिए, so that you are well prepared. ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।